दोस्तों आज हम टेंसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम तो ये समझें कि टेंस लफ्ज की माना क्या है, यानी टेंस का मतलब क्या है। तो टेंस टेंस का मतलब है टाइम। और ऐसे समझिए इसके तीन बेटे हैं। टेंस के तीन बेटे हैं। पहले का नाम है पास्ट, दूसरे का नाम है प्रेजेंट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। ये तीनों बेटे हैं टेंस के। ठीक है। तो अगर आप इन तीनों पर गौर करें तो आपको ये क्या समझ में आ रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या समझ में आ रहे हैं। जरा ये हम इसको क्या बोलते हैं, जमाना। जमाना। तो ये तीनों इसके बेटे जमाने हैं। तो ये खुद भी क्या है, वक्त है, जमाना है, हम इसको टाइम बोलते हैं। तो आज हम टेंस को एक ऐसे अंदाज में समझेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इस वीडियो से पहले अगरचे आपको टेंस के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन वीडियो के खत्म होने से पहले पहले आप टेंस को कंप्लीट अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद हम ये समझें कि ये जो तीनों इसके बेटे हैं, फिर इन तीनों के चार चार अलग अलग बेटे हैं। ठीक है। मैं इसके जो बेटे हैं वो इसके भी हैं, वो इसके भी हैं। मैं इन चारों के नाम भी लिखता हूँ। पहले का नाम है इंडेफिनाइट, दूसरे का नाम है कंटिन्यूअस, स्पेल वगैरह कंफर्म कर लेना, कंटिन्यूअस। तीसरे का नाम है परफेक्ट और चौथे का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। ये ये चारों इसके भी टाइप्स हैं, यानी इसके भी बेटे हैं। इसे मैं बेटे इसलिए बोला हूँ कि तुम आपको समझ में आसानी हो जाए। इसके भी बेटे हैं और इनके भी बेटे हैं, इसके भी बेटे हैं। यानी पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो सबसे पहले हम जिसको लेंगे, जिसको उठाएंगे, समझेंगे, वो ये होगा पास्ट इंडेफिनाइट। यानी पहले हम इंडेफिनाइट को देखेंगे। इंडेफिनाइट के चारों अकसाम, यानी इंडेफिनाइट के पास्ट, इंडेफिनाइट का प्रेजेंट और इंडेफिनाइट का फ्यूचर हम ये समझेंगे आज अभी। सबसे पहले हम क्या समझने जा रहे हैं, इंडेफिनाइट। ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो इंडेफिनाइट है ना, इसकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत बड़ा वाइटल रोल है। एक्सपर्ट कहते हैं अगर किसी ने इंडेफिनाइट को सही तरीके से समझ लिया तो बाकी जो टेंसेस हैं उनमें अगर कमजोरी भी रह जाए तो ये इंडेफिनाइट इसको पूरा कर देगा। क्योंकि अगर आप इंग्लिश कंट्रीज में चले जाएं तो सबसे ज्यादा जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं वो इसी टेंस के इस्तेमाल होते हैं, इंडेफिनाइट के। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे और बहुत ही अच्छे अंदाज में और आसान लफ्जों में समझेंगे। मैं आपको इसके और नाम भी बताता हूँ। इसके तीन नाम हैं। एक तो ये इंडेफिनाइट, ठीक है, एक तो इंडेफिनाइट, दो इसके और भी नाम हैं। दूसरे का नाम है सिंपल, ये भी मशहूर है, और तीसरे का नाम है हैबिचुअल। ये तीनों इसके नाम हैं। अगर कहाँ पे कहीं पे आपको ये नाम नजर आए और कहें कि ये कौन सा टेंस है तो आप ये समझें ये इंडेफिनाइट है, सिंपल भी इंडेफिनाइट है, हैबिचुअल भी इंडेफिनाइट है। ठीक है। इनके लफ्जों में आप समझ सकते हैं इंडेफिनाइट की क्या माना है। इंडेफिनाइट को हम जो है वो अक्सर तौर पर, यानी इसके अंदर जो है वो आम तौर पर, मैं अगर आपको इसे समझाऊं कि इस सारे टेंस के अंदर किस किस्म के जुमले होते हैं, तो अक्सर तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारों में ऐसे होते हैं, लेकिन अक्सर तौर पे इसके अंदर आदत आदती आदती जुमले होते हैं, आदती जुमले। ठीक है। इसके अंदर इंडेफिनाइट के मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैं रोजाना स्कूल
जाता हूँ। ठीक है, अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो आपको ये शायद समझ में ना आए, लेकिन आपको बोलने में समझ में आ रहा होगा कि मैं स्कूल रोजाना स्कूल जाता हूँ, तो ये इसमें आदत जाहिर हो रही है। मैं रोजाना, ये रोजाना का काम है। जैसे सूरज रोज निकलता है, ये सूरज की रोज आदत है। तो आदत वाले जो भी जुमले हैं अक्सर तौर पे इंडेफिनाइट में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमारा ये पहला लेक्चर है टेंस के हवाले से, तो मैं एक चीज आपको बताता चलूं जो मैं दूसरे वीडियोस में शायद ना भी बताऊं। ये आपका पहला वीडियो है, और पहले होने की वजह से मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सबसे सब टेंसेस के जानने से पहले वो चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंटेंस जो होता है, आप ये बोलेंगे कि सर ने यहाँ पे इंडेफिनाइट शुरू किया फिर रुक गए, ये इसलिए कि ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लगाएं और पहले ये समझ लें कि सेंटेंस के चार टाइप्स होते हैं। सबसे पहले को हम अफर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव को हम अगर उर्दू में कहें तो इसको हम बयानी बयानी बोलते हैं। ठीक है, आप जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसमें शायद इसको कुछ और भी बोला जाए, लेकिन अफर्मेटिव आम लफ्जों में मैं कहूँ कि जुमले का जो पहला किस्म होता है जिसमें नहीं, नहीं जो है ना ये लफ्ज मौजूद नहीं होता। ठीक है, और इसमें सवालिया निशान ये भी नहीं होता, तो इसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। सिर्फ ये बयान करता है, बस ये बयान ही होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है नेगेटिव। अगर मैं बात करूं कि सिर्फ इंग्लिश की नहीं, जो भी लैंग्वेज है, अरबी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, और सिंधी हो, जो भी हो, हिंदी हो, उन सब सारे लैंग्वेजेस में ये चार ही सेंटेंसेस होते हैं। यानी मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सेंटेंस की जो ब्रेक लगा के मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये सिर्फ इंग्लिश की नहीं, सारी लैंग्वेजेस की मैं ये बात कर रहा हूँ। जो भी लैंग्वेजेस होते हैं दुनिया के अंदर, सेंटेंस के जो अकसाम होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो कितने होते हैं? चार। ये समझ लेना। उसके बाद अफर्मेटिव के बाद हमारे पास है नेगेटिव। नेगेटिव को हम नेगेटिव को हम तो उर्दू में नाकारी बोलते हैं, यानी जिसमें ना की माना मौजूद हो। जैसे मैं आम नहीं खाता, ऐसे जिसमें ना मौजूद हो, नहीं मौजूद हो। ठीक है, तो उसके बाद तीसरे नंबर पे है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इंट्रागेटिव हम उसको बोलते हैं जिसमें सवाल या निशान मौजूद हो, सवाल या निशान मौजूद हो, लेकिन सवाल या निशान मौजूद तो हो, उसमें नहीं, ये जो नहीं की माना है ना वो मौजूद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम इंट्रागेटिव बोलते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे है आखिरी इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव नेगेटिव, जिसमें सवाल या निशान भी मौजूद हो, लेकिन उसके साथ नहीं का जो माना है वो भी उसमें मौजूद हो। सवाल या निशान भी हो और नहीं भी होना चाहिए। ठीक है, इंट्रागेटिव नेगेटिव हम उसको बोलते हैं। तो ये समझ लिया अगर आपने, तो आगे चलते हैं। मैं आपको एक बात दोबारा ये समझा देता हूँ। सेंटेंस के चार किस्म होते हैं। पहले को हम अफर्मेटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ बयान, कोई चीज बयान की गई हो, जैसे मैं आम खाता हूँ, वो दौड़ता है, ऐसे जिसमें नहीं ना हो और सवाल या निशान भी ना हो। सही है, उसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है नेगेटिव। नेगेटिव हम उसको बोलते हैं जिसमें सवाल या निशान मौजूद ना हो, सवाल या निशान मौजूद ना हो, उसमें ना ना मौजूद हो, ना, जैसे नहीं, नाट, जिसमें नाट मौजूद हो, नाट। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है इंट्रागेटिव, जिसमें नाट मौजूद ना हो लेकिन सवाल या निशान मौजूद हो, सवाल पूछा जा रहा हो। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, क्या वो दौड़ता है, क्या वो डॉक्टर है, तो इसमें सवाल हो रहा है ना, तो इसको हम इंट्रागेटिव बोलेंगे। चौथे नंबर पे और लास्ट हमारे पास है इंट्रागेटिव नेगेटिव, जिसमें सवाल या निशान भी मौजूद हो और नहीं भी मौजूद हो, उसको हम इंट्रागेटिव नेगेटिव बोलते हैं। तो अगर आपने ये समझ लिया तो बाकी चीजें टेंसेस के हवाले से समझना आपके लिए बहुत आसान है। आगे चलते हैं, देखें, अ, मैंने आपको कहा कि इंडेफिनाइट का इंडेफिनाइट का इंग्लिश लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेजेस की मैं बात नहीं कर रहा, इंग्लिश लैंग्वेज में इंडेफिनाइट का बहुत बड़ा किरदार है, वाइटल रोल। अगर आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया, और सिर्फ समझना काफी नहीं है, इसकी मश्क भी होनी चाहिए, यानी एक्सरसाइज इसकी जरूरी है। अगर आप ये समझ भी लें इस वीडियो में, अगर आपकी रोज
एक्सरसाइज ना करें या उसके सेंटेंसेस आप इस्तेमाल ना करें तो फिर भी आपके लिए मसला हो सकता है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को समझने के बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस दूंगा, वो आप खुद सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व नहीं करते, सिर्फ आप वीडियो ही देखें, वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी मशक कराता रहूंगा जिसकी वजह से आपके जो है वो टेंसेस जो हैं, इंडेफिनाइट के जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो आपके जहन में मौजूद रहता रहेगा। आगे चलते हैं, हम इंडेफिनाइट के हवाले से सबसे पहले हम इसके प्रेजेंट को समझते हैं। सही है, शायद इस वीडियो में ही हम इसके तीनों कवर कर लें, अगर नहीं भी तो दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे। प्रेजेंट, हम पहले प्रेजेंट को समझेंगे। जैसे मैंने आपको कहा सेंटेंसेस के चार स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंसेस के चार टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो प्रेजेंट में हम इन इसके चारों के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि अगर प्रेजेंट में अफर्मेटिव हो तो वो कैसा होगा, और नेगेटिव हो तो वो कैसा होगा, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव ये चारों हो तो उसके तरीके कैसे होंगे बनाने के। मैं पहले तो उर्दू में एक सेंटेंस लिखता हूँ, सही है। जैसे मैं आम खाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं आम खाता हूँ। इसमें क्या शो हो रहा है, एक किस्म की आदत भी शो हो रही है, लेकिन अगर आदत ना कहें तो हम, अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स क्या क्या होता है कि कंटिन्यूअस में और इंडेफिनाइट में परेशान होते हैं, बोलते हैं कि कंटिन्यूअस में भी तो काम हो रहा है और इंडेफिनाइट में भी तो काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको कहूँ, देखो, घर में, मैं आपको एक छोटा सा आसान मिसाल देता हूँ। घर में अगर आपको, मैं आपको एक आसान सा मिसाल देता हूँ, घर में अगर कोई आपको बुलाए कि भाई आओ, वो दस्तरखान लग गया है और रोटी खाओ, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ऐसे नहीं, आप उसको क्या बोलेंगे, हाँ मैं आता हूँ। आप ऐसे बोलते हैं ना, हाँ मैं आता हूँ। कोई आपको कहे कि भाई आए आओ दस्तरखान लग गया है, रोटी खाओ, तो उस वक्त आप उसको क्या बोलते हैं, हाँ मैं आता हूँ। तो ये जो जुमला है हाँ मैं आता हूँ, ये इंडेफिनाइट का है। इसमें इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको वो चल बने आ रहे होते हैं, आप अपने कमरे में मौजूद होते हैं, कोई आवाज लगाता है भाई आओ मानी रोटी जो है वो तैयार है, तो आप उसको बोलते हैं हाँ मैं आता हूँ। तो ऐसे ही इसमें भी ऐसे होता है, ये काम कंटिन्यूअस नहीं होता, कंटिन्यू नहीं होता, लेकिन बस ऐसे होता है कि आप करने वाले होते हैं। एक तो ये माना होती है आप करने वाले होते हैं, या ऐसे होता है कि उसमें आदत शो होती है। आगे चलते हैं, मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ, सबसे पहले आप ये देखो कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रागेटिव है, इंट्रागेटिव नेगेटिव है। तो आप समझने, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लास्ट में देखें कोई क्वेश्चन मार्क है, नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसके अंदर देखें नॉट वगैरह नहीं की माना मौजूद है तो वो भी नहीं है, तो ये समझ में आ गया कि ये पहला नंबर सेंटेंस है, यानी हमारा अफर्मेटिव है। तो क्या करेंगे आप, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। जब आप अफर्मेटिव करें, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद आप प्लस में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे किसी वर्ब का, जो भी वर्ब आपको मिला मिला हो, जैसे यहाँ पे खाना, यानी खाने को हम क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। तो ईट आप यहाँ पे वर्ब फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लगाकर उसके बाद अफर्मेटिव में एस या ईएस ये लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर आपने अफर्मेटिव समझ लिया, बाकी आपके लिए आसान है। मैं अब वैल्यूज पुट करता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो मैं, क्योंकि जो काम करता है ना, जो काम का करने वाला होता है, हम उसको उर्दू में फाइल भी बोलते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आए यानी मैं सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम, स्ट्रक्चर बोल रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे आए, उसके बाद वर्ब लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो यहाँ पे आप देखो कि इस सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है, तो आप अगर अगर आप इसके मिजाज को समझेंगे, मैं आम खाता हूँ, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस के अंदर खाने का काम हो रहा है। तो खाने को हम इंग्लिश में ईट बोलते हैं, ये ईट वर्ब है। तो खाने को हम क्या बोलते हैं, ईट, ये ईट वर्ब है। तो हम यहाँ पे ईट लगाएंगे, आई ईट,
उसके बाद बोल रहे हैं स्ट्रक्चर में कि एस या ई एस लगाओ। तो एस ई एस कैसे लगाना है, मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि आपका सब्जेक्ट अगर ये है ही या शी या इट या कोई भी एक नाम हो जैसे अली, अगर आपके सब्जेक्ट में से ये चारों में से कुछ कोई है तो आपका एस ई एस लगेगा, एस या ई एस लगेगा। अगर ये नहीं है तो नहीं लगेगा। ये फार्मूला समझ लिया तो आसान है। अब देखेंगे कि एस ई एस लगाना है कि नहीं। आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है, आए, तो आए इन चारों में से मौजूद है तो जवाब आ रहा है नहीं, तो नहीं है तो यहाँ पे एस ई एस भी नहीं लगेगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाकर बस जुमले को खत्म करेंगे। कैसे, मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो, आम को हम क्या बोलते हैं, मैंगो। अच्छा, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है, मैं अभी यहाँ पे एक और ब्रेक लगाकर एक और जायद चीज आपको बताना चाहूँ। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस के चार पार्ट्स होते हैं। ये मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये समझ लिया कि अच्छा, पहले तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये पेड चीजें हैं। कभी भी आपको कोई अच्छा सा टीचर ये चीजें फ्री में नहीं बताएगा और ऐसे आसानी लफ्जों में नहीं बताएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि आप हमारे चैनल पे टाइम भी दे रहे हो और आप वीडियो भी देख रहे हो, उसके बाद वीडियो के देखने के बाद भी आपको चीजें समझ में ना आए तो फिर हमने तो आपका टाइम वेस्ट किया ना। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो ऑडियंस है उसका कभी भी टाइम वेस्ट हो। तो इस वजह से हम आपको वो चीजें समझा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये पहला वीडियो है टेंसेस के हवाले से। हम एक कंप्लीट सीरीज बनाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट जो है वो टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग हम देंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश का ये जो सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है वो हम डेवलप करते हैं। तो इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर चार जुज होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे पार्ट को जो बीच में जो सेंटेंस की बॉडी होती है उसको हम वर्ब बोलते हैं, वर्ब। और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये तीनों जो है वो जुज होते हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, अगर कोई सिंधी में देख रहा है तो सिंधी और उर्दू में अक्सर तौर पे लफ्ज जो है वो सेम होते हैं, और शायद अरबी में भी सेम हो। सब्जेक्ट को हम उर्दू में फाइल बोलते हैं, ठीक है। और वर्ब को हम उर्दू में फेल बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम उर्दू में, अरबी में भी मफूल बोलते हैं। सिंधी में भी यही बोलते हैं और अरबी में भी यही बोलते हैं, उर्दू में भी यही बोलते हैं। सब्जेक्ट को फाइल और वर्ब को फेल और ऑब्जेक्ट को मफूल बोलते हैं। तो अगर इन लफ्जों को दो देखें हम, फाइल को, फेल को और मफूल को। फाइल को अगर आप देखेंगे, फाइल हम उसको बोलते हैं जो काम करे, काम का करने वाला, और काम का करने वाला, ठीक है। हम किसी भी काम के करने वाले को हम फाइल बोलते हैं, और जो काम होता है उस काम को हम फेल, वर्ब, काम ये बोलते हैं। तीनों लफ्ज ये एक ही है। और जो जिस पे काम किया जा रहा हो, यानी एक है काम करने वाला, एक है खुद काम, और जिस पे काम हो रहा है उसको हम मफूल बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट जिसको बोलो, जिस पे काम हो रहा है, ठीक है। बस ये आप समझ ली। तो ये चीज हो गई। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाने का काम कर कौन रहा है, आए, यानी मैं कर रहा हूँ, ये फाइल हो गया, काम का करने वाला। और काम क्या हो रहा है, ईट, ये खाने का काम हो रहा है। और किस पे हो रहा है, किसको खाया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि मैंगो, मैंगो को खाया जा रहा है। तो ये चीज समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। अच्छा, आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव समझ लिया। मैं एक और मिसाल देता हूं जिसमें ये वाला भी इस्तेमाल हो, ही शी इट का भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो जाए। कैसे, यहाँ पे हम वो सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे जिससे एस ई एस लगती है, जैसे ही, शी, इट और अली। अगर ये भी आप समझ लें तो बहुत सारा फायदा हो जाएगा। मैं यहाँ पे शी लगाता हूँ, वो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो रोटी पकाती है, ठीक है। वो रोटी पकाती है, तो वहाँ यहाँ पे हम वो लगाया है हमने,
शी बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारे पास है शी, और यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पकाने का, पकाने को हम इंग्लिश में कुक बोलते हैं, ठीक है, शी कुक। उसके बाद देखेंगे, देखो स्ट्रक्चर में क्या है, सब कहाँ गया ये, अब सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद एस ई एस लगानी है अगर सब्जेक्ट आपके ये हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमने सब्जेक्ट लगा लिया शी, और हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा लिया कुक। उसके बाद एस ई एस देखनी है कि सब्जेक्ट हमारा इसमें से है, तो हाँ हमारा सब्जेक्ट शी है, तो हम क्या करेंगे, शी कुक्स, कुक्स, हम शी कुक्स ऐसे लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे कि पका किसको रहा, कि पकाया किसको जा रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे रोटी, रोटी को हम मील बोलते हैं, शी कुक्स मील, ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये चीज आपने समझ ली, तो हम एक में आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो अक्सर तौर पर बहुत सारे टीचर्स को भी पता नहीं है, और बहुत सारे एकेडमीज में भी वो चीज शेयर नहीं की जाती, किसी को पता होता है लेकिन समझाते नहीं है, और किसी को तो अक्सर तौर पर पता भी नहीं होता। अब क्या, अफर्मेटिव आपने समझ लिया, हम अब नेगेटिव समझते हैं। थोड़ी मेरी लैंग्वेज जो है वो हेजिटेशन है, इस वजह से थोड़ा सॉरी करता हूँ। अच्छा, नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि हम डू डज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डू और डज, नेगेटिव में भी। और यानी ऐसे समझिए कि अफर्मेटिव के अलावा बाकी जो है उसमें हम डू डज लगाते हैं। तो अब डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, मैं इस हवाले से, इसके हवाले से एक फार्मूला बताऊंगा। अगर वो फार्मूला आपने समझ लिया, याद कर लिया, ऐसे समझिए, सिर्फ इंडेफिनाइट नहीं बल्कि आदि ग्रामर आपके लिए हल हो गई। आदि बाकायदा मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ, अगर आपने वो चीज समझ ली, अच्छी तरह से देख ली, तो ऐसे समझिए कि आदि ग्रामर, हाफ ग्रामर आपकी कंप्लीट हो गई, बस ये चीज आप समझ ली। अब हम नेगेटिव में चलते हैं। इसी सेंटेंस को, वो रोटी पकाती है, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में करते हैं, वो रोटी नहीं पकाती है, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस है। हम अब क्या करेंगे, मैं आपको पहले नेगेटिव का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम डू डज लगाते हैं, दोनों नहीं लगाने, एक लगाना है, डू लगाना है या डज लगाना है, किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज, मैं ये भी आपको समझाता हूँ। सब्जेक्ट डू डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एस ई एस क्यों नहीं आया वो भी आपको समझाता हूँ। अच्छा देखें, मैंने आपको नेगेटिव का एग्जांपल दिया है, वो रोटी नहीं पकाती, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वो सब्जेक्ट है, वो को हम इंग्लिश में शी बोलते हैं, शी। उसके बाद अब चीज जो है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा, वो थोड़ा गौर से समझना। मैंने आपको कहा कि इसमें एस ई एस नहीं लगेगा, और अफर्मेटिव में एस ई एस लगता है, तो ये चीज आप समझ लें कि भाई अफर्मेटिव में आप एस ई एस लगाते हैं, बाकी तीनों सेंटेंसेस ने क्या गुनाह किया है, क्या उसका कसूर है को आप उसको एस ई एस नहीं दे रहे। तो वो चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो डू है ना, डू, अच्छा ये जो डज है ना, ये डज हकीकत में डू ही है, डू। क्या होता है जब हम अफर्मेटिव में वर्ब को एस ई एस देते हैं, तो बाकी जो सेंटेंसेस आते हैं ना, नेगेटिव इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव, उसमें क्या होता है कि वर्ब, उसको हम, उससे हम एस ई एस यानी खत्म करते हैं। खत्म करने की वजह से वो ऐसे तो खत्म नहीं होती ना, वो किसी को देनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हकीकत में, असल में इंडेफिनाइट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है, डज नहीं है, डू है। तो उस वर्ब की एस ई एस हम बाकी सेंटेंसेस में, नेगेटिव इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव में, हम उस वर्ब की एस ई एस हम उस डू को देते हैं। तो क्या होता है, कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ एस मिलती है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा कुक, तो यहाँ पे सिर्फ एस लगेगी। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ एस ई एस यानी ई एस लगती है, जैसे गो है ना, अगर हम इसको एस देंगे तो सिर्फ एस नहीं, ई एस देंगे, जैसे गोज। ऐसे ही डू, डू को भी हम जब एस ई एस देंगे तो सिर्फ एस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है, ये दोनों दोनों मांगता है, ये डू और इसके साथ हमने एस ई एस लगा ली, ये हो गया डज। तो हकीकत में ये जो
डज होता है ये डू ही होता है। वर्ब की जो एस ई एस वाली जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन इसको मिल जाता है, ये होता है हो जाता है डज। इसी वजह से जिन सब्जेक्ट के साथ एस ई एस लगता है ही शी इट, उन्हीं सब्जेक्ट के साथ हमारा डू डज लगता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ हमारा डज डू भी डज नहीं लगता। तो यहाँ पे देखो शी में अफर्मेटिव में कुक्स आया ना, तो जिसके साथ एस आएगी उसी सब्जेक्ट के साथ डज भी आएगी। अब समझिए सब्जेक्ट डू डज, तो सब्जेक्ट हमारा हमारा है ही शी इट और एक नाम अली। तो हमारे पास यहाँ पे शी है, तो शी के साथ अफर्मेटिव में एस लगती है, तो यहाँ पे इसके साथ डू नहीं बल्कि डज लगेगी। शी डज नॉट। तो कुक कुक की जो एस थी, ये जो एस थी उसको हमने डू को दे दिया, वो हो गया डज, तो इससे वो छिन गई, तो ये अकेला कुक हो गया। शी डज नॉट कुक मील। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि ये जो डज होती है ये हकीकत में डू होती है। ये कुक वाली जो एस होती है वो इसको मिल जाती है, ये हो जाता है डज और ये वापस अकेला हो जाता है। ठीक है, वो रोटी नहीं पकाती है। क्या वो रोटी पकाती है, ये इंट्रागेटिव का मिसाल है। क्या वो रोटी पकाती है, तो इसकी ये जो अफर्मेटिव है ना, इसमें क्या होता है कि शुरुआत में क्या क्या का लफ्ज होता है और आखिर में इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है, सवाल या निशान। और इसका स्ट्रक्चर है पहले डू डज लगता है, डू डज। देखो मैं यहाँ पे प्लस नहीं दे रहा, कामा दे रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक लगेगा। यहाँ तो डू लगेगा, यहाँ डज लगेगा। तो डू डज के साथ अब मैं प्लस लगाऊंगा, प्लस में सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और फॉर्म, अच्छा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के हवाले से एक और वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आपको ये जो वर्ब के फॉर्म्स हैं ये कैसे तब्दील होते हैं और क्यों तब्दील होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेंगे। ये क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या वो रोटी पकाती है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डूडज में से कोई एक लगाएंगे। तो डूडज में से कोई भी एक लगाने से पहले आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट हमारे पास शी है, तो शी क्या लेता है, डज लेता है, तो सबसे पहले हम डज लगाएंगे, डज शी। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म, कुक का फर्स्ट फॉर्म कुक होता है, शी डज नॉट कुक, आखिर में मील। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंट्रागेटिव हो गया। उसके बाद आखिरी लास्ट सेंटेंस बच रहा है इंट्रागेटिव नेगेटिव। क्या वो रोटी नहीं पकाती है, क्या वो रोटी नहीं पकाती है। तो ये हमारा हमारा जो है वो इसकी निशानी ये है कि शुरुआत में क्या लगता है और बीच में नहीं लगता है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि डू डज भी लगेगा, पहले सब्जेक्ट भी लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, सिर्फ ये फर्क है, बाकी कोई भी नहीं है। कैसे करेंगे देखो, डू डज में से डज लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी है, डज शी। उसके बाद सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में है नॉट, डज शी नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म कुक का, कुक, डज शी नॉट कुक, आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट डज शी नॉट कुक में। ये आपका हो गया प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने समझ लिया। तो जैसे मैंने कहा कि कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में सारे पूरे करें, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कोशिश करते हैं कि दूसरे वीडियो में हम आपको पास्ट इंडेफिनाइट समझाते हैं। उसके बाद अगर मुमकिन हुआ तो एक ही वीडियो में पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनाइट दोनों एक ही वीडियो में समझेंगे, नहीं तो अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त लेते हैं।